जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, इनको हम याद कैसे करें। बालक भी अकारांत पुल्लिंग है और नर भी अकारांत पुल्लिंग है ना। अगर हम कहें कि सीता के रूप याद करो या बालिका के रूप याद करो, तो बालिका आकारांत आ रहा है और स्त्रीलिंग भी है। तो ज अ से ज बना, न अ से न बना और न ई से नी बना। इस तरह से हम या में से आ को अलग किया तो य में भी हल लग गया, तो द य और साथ में आ। तो 5वीं कक्षा में हम वर्ण विच्छेद आजकल सीख रहे हैं। पिछली क्लास में भी मैंने वर्ण विच्छेद के बारे में बताया था और संयुक्त वर्ण के बारे में बताया था। संयुक्त वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त स्वर क्या होते हैं, साथ में हमने वर्ण विच्छेद भी देखा था, सीखा था, है ना। तो आज मैं कुछ और उदाहरण वर्ण विच्छेद के लेके आई हूँ, जिसे आप फिर से देखें कि वर्ण विच्छेद कैसे किया। अगर आप मेरी क्लास में नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करके अच्छा सा कमेंट करें और साथ में शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। पुस्तक, वृक्ष, प्राचीन, संस्कृत, ज्ञान, श्रम, जननी, ये शब्द दिए हुए हैं। इनको आज हम फिर से देखेंगे कि इसको वर्ण विच्छेद इनका कैसे किया जाए। तो हर एक शब्द में, हर एक अक्षर में जो स्वर हैं उसको तो नहीं तोड़ा जाता, वो तो अपने आप में एक ही है। जैसे ऊ है, ऊ को नहीं तोड़ा जाएगा, ऊ का ऊ ही रहेगा। लेकिन ये जो व्यंजन दिए हुए हैं, इन व्यंजनों में हर एक व्यंजन में एक स्वर छिपा होता है। देखने में तो ऐसा लग रहा है इसमें कोई मात्रा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये अकेला अक्षर है, लेकिन प के साथ में अ का स्वर आ रहा है, व में अ का स्वर आ रहा है, न में अ का स्वर आ रहा है। इसका मतलब प में भी आ है, व में भी आ है और न में भी आ है। यानी व्यंजन के साथ में कोई ना कोई स्वर जरूर होता है, या तो वो आधा होता है, अगर वो पूरा है तो उसमें कोई स्वर है। तो देखते हैं कैसे इसको वर्ण विच्छेद करें। ऊ है तो ऊ का तो ऊ ही रहेगा, ऊ में और कुछ नहीं जुड़ेगा। लेकिन प को जो हम तोड़ेंगे तो प में से हमने स्वर अलग किया तो प में हल हो गया, लग गया। तो प में हल प्लस आ, क्योंकि इसका जो आ है वो हमने अलग कर लिया तो वो अ हो गया। उसके बाद व है तो व में से हमने अ अलग किया तो व में हल लग गया और अ अलग कर लिया। इसी तरह से न को भी हमने जब अलग किया तो न में से स्वर हमने अलग कर लिया और न में हल लग गया। तो उ प अ व अ न अ, जिसको अगर हम इसको जोड़ेंगे तो आप इस तरह से जोड़ेंगे, ये उ तो अलग हो गया, लेकिन प अ व अ न अ, उ प व न, इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे। वर्ण विच्छेद का विस्तृत रूप हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, उसका लिंक मैं इसमें दे दूंगी, आप उसमें से देखकर समझ सकते हैं। और अब हम समझेंगे कि शब्द के प्रकार क्या होते हैं। हम याद करते हैं तो उसमें लिखा होता है अकारांत, इकारांत, उकारांत। ये क्या मतलब है, ये क्या, इसका क्या अर्थ है? तो आज हम वही बताते हैं कि शब्द प्रकार क्या होता है ना। शब्द प्रकार का मतलब है कि अकारांत या इकारांत या उकारांत। अब इसको समझ लो कि शब्द को हम विच्छेद करके देख सकते हैं। जो अंतिम स्वर आता है, जो भी अंतिम स्वर, जैसे यहाँ पर अ आया है, इसका मतलब ये अकारांत हो गया। लता में अंतिम स्वर आ आया है तो इसका मतलब ये आकारांत। साथ में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी देखना होता है। नर पुल्लिंग है तो अकारांत पुल्लिंग होगा। यहाँ पे ये हल्का अपनी समझ के लिए लिखते जाओ। लता में आ लगा यानी कि अंत में आ आया है तो आकारांत स्त्रीलिंग होगा, ये है ना। ये भी हमें समझ होनी चाहिए कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, क्योंकि इनके रूप भी अलग अलग होते हैं। तो कवि में ई आया है, अंत में ई आया है, इसका मतलब ये इकारांत है लेकिन पुल्लिंग है कवि। तो इकारांत पुल्लिंग के रूप अलग चलेंगे और इकारांत स्त्रीलिंग के रूप अलग चलेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे नदी है, नदी में बड़ी ई आ रहा है, अंत में बड़ी ई आ रहा है, इसका मतलब इसको हम कहेंगे ईकारांत, लेकिन वो स्त्रीलिंग है तो साथ में स्त्रीलिंग भी लिखेंगे, ईकारांत स्त्रीलिंग। ये गुरु है, गुरु में अंत में ऊ आया है तो इसका मतलब ये उकारांत है। उकारांत और गुरु पुल्लिंग है इसलिए उकारांत। के बाद देखो वधु आ रहा है, वधु में अंत में ऊ आया है, बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ यानी ऊकारांत है। ऊकारांत, लेकिन वधु स्त्री होती है इसलिए ये स्त्रीलिंग है
तो उकारांत स्त्रीलिंग ये रूप है। तो इसके रूप जब हम याद करते हैं ना, तब इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि नर जो है अकारांत है लेकिन पुल्लिंग रूप है, तो अकारांत पुल्लिंग रूप हम याद करेंगे। इसके जैसे जितने भी होंगे उसके रूप वैसे ही याद किए जाएंगे। स्त्रीलिंग में जितने भी अंत में आकारांत आया है और स्त्रीलिंग है, तो ऐसे मिलते जुलते जितने भी रूप होंगे वो सब लता की जैसे चलेंगे। जैसे बालिका शब्द ले लो, लता ले लो, सीता ले लो, इन सब के रूप सीता लता जैसे चलेंगे, है ना। आगे देखिए वधु हो गया। उसके बाद पितृ, पितृ में री लगा हुआ, अंत में री, रिकारांत, तो ये ऋषि वाला री है, तो इसको हम कहेंगे रिकारांत शब्द है, ये रिकारांत है। तो रिकारांत साथ में पुल्लिंग है, तो रिकारांत पुल्लिंग वाले रूप जितने भी होंगे वो पितृ जैसे चलेंगे। उसके बाद राजन, लास्ट में अंत में न हल वाला आया है, तो इसको हम नकारांत बोलेंगे, है ना। नाम आया ना हल, लास्ट में हल वाला, इसको हम बोलेंगे नकारांत, साथ में ये पुल्लिंग है, तो नकारांत पुल्लिंग। इस बात का आपने ध्यान रखना है याद करते समय इन रूपों को, क्योंकि इनके शब्द रूप याद करने होते हैं। तो शब्द रूप को याद करने के लिए इनका ध्यान होना बहुत जरूरी है। अगर हम कहें बालक शब्द रूप याद करो, तो आप बालक शब्द को नर के जैसे याद करें। नर वाले रूप अगर आपने याद किए हैं तो वो बालक के रूप बिल्कुल वैसे ही होंगे, क्योंकि बालक क में अ की आवाज आ रही है, तो बालक भी अकारांत पुल्लिंग है और नर भी अकारांत पुल्लिंग है ना। अगर हम कहें कि सीता के रूप याद करो या बालिका के रूप याद करो, तो बालिका आकारांत आ रहा है और स्त्रीलिंग भी है, तो बालिका, सीता, ये वाले रूप जो है वो लता की जैसे ही चलेंगे। कवि इकारांत है, तो इकारांत वाले जितने भी पुल्लिंग रूप हैं, है ना, पुल्लिंग रूप है, तो वो इसके जैसे चलेंगे, कवि के जैसे चलेंगे। कवि जैसे क्या हो सकता है, जैसे मुनि, मुनि शब्द भी कवि जैसे चलेंगे, क्योंकि मुनि में भी छोटी ई आती है, यानी इकारांत पुल्लिंग है, इसलिए कवि जैसे रूप मुनि के चलेंगे। अब नदी, नदी में बड़ी ई आ रहा है और स्त्रीलिंग है, तो इकारांत स्त्रीलिंग वाले जितने भी रूप है वो नदी के जैसे चलेंगे, नदी के रूप की जैसे चलेंगे। अब जैसे नदी में हम कौन कौन से शब्द ढूंढ सकते हैं, जैसे सखी, जैसे सखी शब्द लिया तो सखी में बड़ी ई आ रहा है, तो सखी शब्द के रूप नदी के जैसे चलेंगे, है ना। इसी तरह से गुरु, उकारांत, उकारांत वाले पुल्लिंग वाले शब्द जितने भी होंगे वो गुरु की जैसे चलेंगे। जैसे कि मधु, मधु को भी उसमें गिना जाता है पुल्लिंग में, तो मधु भी उकारांत है, तो मधु यानी शहद होता है, तो मधु के रूप भी उकारांत पुल्लिंग है, तो वो भी गुरु के जैसे चलेंगे। ऐसे ही वधु, वधु स्त्रीलिंग है तो बड़ा ऊ है, तो उकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द जितने भी होंगे वधु जैसे चलेंगे। पितृ, री, रिकारांत वाले जिनके अंत में री आ रहा है, जैसे भ्रातृ, पुल्लिंग भी होना चाहिए साथ में, पितृ, भ्रातृ, ये वाले रूप पितृ के जैसे चलेंगे। ऐसी राजन, लास्ट में न आया है, तो नकारांत हल वाले जितने पुल्लिंग शब्द होंगे वो राजन के जैसे चलेंगे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, क्योंकि मिलते जुलते होते हैं, सिर्फ ये इन बात का ध्यान रखना होता है ना। एक एक रूप इनके याद कर लो, फिर इनसे मिलते जुलते जो भी शब्द होंगे उनके रूप इनके जैसे चलाने होते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। अब आप कोई प्रश्न आपके मन में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, आपको उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये प्रवेशिका पुस्तक है, प्रवेशिका यानी कि 5वीं क्लास में जो भी बच्चे आए हैं, पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही जरूरी है ये समझना कि जो बेसिक ज्ञान होता है उसे समझना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आप इसे स्टेप बाय स्टेप पूरा देखें, कोई भी स्टेप छोड़े नहीं, स्किप ना करें, ताकि हर बात अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप नए हैं और पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करके उन्हें भी बताएं, ताकि यह वीडियो औरों तक भी पहुंचे और आपको इसकी दुआएं मिलें, है ना। तो ये बात हो गई क्लियर। तो अब ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया। अब हम अगली बार नया चैप्टर लेकर आएंगे, तीसरा अकारांत पुल्लिंग शब्द कैसे याद करें। अभी मैंने ये बताया ना कि शब्दों का प्रकार क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि रूप कैसे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।
बाय बाय।